कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसके मेजर फीचर्स क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। देखो अगर हम बात करें तो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर लिस्टेड एज ब्रीफ बिलो। तो क्या भाई देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर वन लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। अब लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, कि भाई आप बोलोगे सर लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन मतलब जो है ऐसे जुबानी, ऐसा कुछ नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों लिखे हुए होते हैं। बट फर्क क्या होता है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में देखो, कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटन, लाइक जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस, और जो है अनरिटन है, ठीक है, लाइक ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन अब देखो, आप अगर हमारी अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर जो हमने जो संविधान जो आर्टिकल्स वगैरह जो पार्ट्स हैं उनके अंदर बदलाव लाने में जो है आपको मेजोरिटी की जरूरत होती है, तो मतलब काफी डाइवर्स भी है। तो अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द डिस्टिंक्शंस ऑफ बीइंग द लेंथिएस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड हैज सो फार प्रोड्यूस्ड। इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेंथिएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो दुनिया में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो सबसे ज्यादा लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का है, ठीक है। बस आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझनी है, बट ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लोगे तो आपके जो बड़े एग्जाम्स हैं या आपके जो थोड़े से इस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। इट इज अ वेरी कंप्रीहेंसिव एलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये बहुत बड़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब कारण क्या है, कारण आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लेंथीस्ट क्यों है। देखो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया जो है, ज्योग्राफिकल एरिया वास्टनेस है, ठीक है, बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है इंडिया। हिस्टोरिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसमें आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना मेजरली पोर्शन है, 60% के आसपास जो हमारा संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाया। देखो यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है, जब आपको क्वेश्चन पूछे थे कि जो मेजर पोर्शन है भारत के संविधान का वो कहाँ से लिया गया, तो मेजर पोर्शन भारत के संविधान का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, ठीक है। बिजवास बल्कि जो बहुत काफी बड़ा था उस समय भी, ठीक है। अब देखो क्यों बड़ा भाई, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट्स के लिए, ठीक है। बाकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है याद रखने की। अब दूसरा जो फीचर्स है ड्रान फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो संविधान है भारत का ना उसको हमने काफी डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो लाया हुआ है, ठीक है, काफी जो है सोर्सेज। आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrowed मोस्ट ऑफ द प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ, लेकिन हमने जो है लगभग बाकी कंट्रियों से भी हमने जो है इस संविधान को जो है वो रन से किया। 250 प्रोविजंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जरूरी नहीं है बट ये पॉइंट जरूरी है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत लार्ज है, ठीक है। लार्ज है और कहाँ से लिया गया है, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है, याद रखना जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है भाई, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। अच्छा फिलोसफिकल पार्ट जो है संविधान का वो कहाँ से, जिसमें संविधान में फिलोसफिकल पॉइंट्स आते हैं आपके, फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज वगैरह आते हैं। भाई ये याद रखना ये कहाँ से लिया गया, आप कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज हमने जो है कहाँ से लिए है, अमेरिकन और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ये याद रखना। पूछते हैं कि भाई फंडामेंटल हमने कहाँ से लिए, फंडामेंटल हमने कहाँ से लिए, यूएसए से, यूएसए से लिए, ठीक है। और डायरेक्टिव डीपीएसपी कहाँ से लिए, डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए, वो आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में, ठीक है जी। तो पॉलिटिकल पार्ट कहाँ से लिया हमने, तो पॉलिटिकल पार्ट आप ये कह सकते हो कि ड्राउन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल पार्ट है जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट हो गया, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, ये हमने ब्रिटिशर से लिया, ठीक है। बात करते हैं, भारत का संविधान जो है ब्लेंड रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है फ्लेक्सिबल है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड आप रिजिड भी कह सकते हो इसको
और आप इसको फ्लेक्सिबल भी कह सकते हो, ठीक है। रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों कह सकते हो, आपको देखो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, ठीक है, वो होता है इज वन दैट रिक्वायर अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट। जैसे इसके अंदर एक स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है इसके इसमें जो है वो क्या करने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई, इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी लॉ। ये फ्लेक्सिबल में होता है कि हम ऑर्डिनरी लॉ जैसे इंप्लीमेंट करते हैं ना, वैसे हम इसके अंदर बदलाव भी ला सकते हैं, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप कह सकते हो फ्लेक्सिबल है इन नेचर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है भाई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज यूनिक एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन, दोनों है। भारत के अंदर कुछ ऐसे लॉ भी हैं जो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल हैं, मतलब आप उनके बेसिक, रिजिड में आता है उनके बेसिक स्ट्रक्चर को आप जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, उनको उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, आप तो अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको मेजोरिटी की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक चीज नहीं डिस्कस की है, मैं खुद ही लिख लेता हूँ उसको। देखो, संविधान के अंदर बदलाव करने के लिए आपको आर्टिकल, मैंने पहले ही पढ़ाया था, आर्टिकल 368 जो है दिया हुआ, 368 दिया हुआ, आर्टिकल 368, 368 में क्या दिया हुआ कि संविधान के अंदर जो है वो दो तरह से अमेंडमेंट्स होती हैं, दो तरह से अमेंडमेंट्स होती हैं। एक तो आपको भाई पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, एक में आपको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन भी चाहिए आपको, ठीक है, हाफ ऑफ स्टेट रेक्टिफिकेशन भी चाहिए, तब जाके आप उसके अंदर जो है बदलाव ला सकते हैं, अदरवाइज जो है उनके अंदर बदलाव लाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है जी, अगर नहीं होगी हाफ ऑफ स्टेट रेक्टिफिकेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ कि इस जो भारत का संविधान है ना, मोर ओवर द टर्म फेडरेशन, हम जो है आपको कहीं मिलेगी, नो वेयर हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 क्या कहता है भाई, इंडिया इज अ इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इंप्लाइज टू थिंग्स। आर्टिकल 1 में ये चीज डिफाइन की है, देखिए, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय स्टेट। देखो, जो इंडिया एक फेडरेशन है पूरे ऑल इंडिया, मतलब इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कोई मतलब एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के साथ कि भाई तुम हमारे से जुड़े हो, ठीक है। तो आर्टिकल 1 यही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। नो स्टेट हैज द राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशन। देखो, कोई स्टेट जो है वो अपने आप को बाहर नहीं कर सकती इससे, ठीक है। तो मतलब एग्रीमेंट भी नहीं है और बाहर भी नहीं कर सकती अपने आप को, ठीक है। हेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी जगह पर जो है वो फेडरल फॉर्म है, बट यूनिटरी इन सेपरेट, मैंने आपको बताया भी था, यूनिटरी सेपरेट है ये, ठीक है, ये आपका आ जाता है यूनिटरी, फेडरल, फेडरल फॉर्म, फेडरल और यूनिटरी, ठीक है, फेडरल और यूनिटरी। देखने में आपको फेडरल लगता है, बट अगर हम इसकी रूह की बात करें, इसकी सेपरेट की बात करें, तो ये क्या है भाई, यूनिटरी है। और इसको ना क्वासाई फेडरल का नाम दिया गया, क्वासाई फेडरल का नाम दिया, किसने दिया था क्वासाई फेडरल का नाम, केसी, केसी, WHEARE, ठीक है, नाम था ये, जिसने कहा था कि भारत का संविधान ना तो भाई फेडरल है, ना ही ये यूनिटरी है, तो इसने कहा था कि ये है भाई क्वासाई फेडरल है, क्वासाई फेडरल है ये, ठीक है। तो यहाँ नीचे आ गया फेडरल एंड यूनिटरी ब्यास, हमने वैसे ऊपर ही पढ़ लिया, ठीक है जी, ऊपर ही हमने पढ़ लिया, फेडरल सिस्टम भी यूनिटरी ब्यास, ठीक है। देखने में तो भारत, देखो ये दो बार आ गया रिजल्ट ऑफ, ये दो बार आ गया, ठीक है, ये डबल बार मिस्टेक हो गया है। तो इंडिया का जो संविधान है देखने में तो आपको फेडरल दिखता है, बट अगर उसकी सेपरेट को देखें, उसकी रूह को देखें, तो वो क्या है, यूनिटरी इन ब्यास है, ठीक है, यूनिटरी इन ब्यास है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। आप देख सकते हो कि भाई देखो, यूनिटरी कैसे है भाई, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, और क्या है, उसके बाद आप देखो एक ही पार्लियामेंट है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और हम इंडियंस हैं, ठीक है भाई। तो आप कह सकते हो कि भाई यूनिटरी इन ब्यास्ड है।
पार्लियामेंट्री, देखो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है भाई? देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हमने कहीं से ऑप्टेड की है ना, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से की हम, ठीक है। तो अगर ये लाया, और प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, अमेरिकन, ये अमेरिकन, देखिए जैसे अमेरिका में क्या होता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट है, बट भारत के अंदर ऐसा नहीं होता है। भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है भाई? पार्लियामेंट में अंदर प्रेसिडेंट भी है, ठीक है, प्रेसिडेंट भी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। तो ये जो पार्लियामेंट है ना हमारा, है ना, तो ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज, इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिशेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट आल्सो इन द स्टेट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि ये सेंटर के लिए किया, बट ये जो है ये आपका स्टेट्स के लिए भी है। अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज बिकम सो सिग्निफिकेंट, काफी बढ़ जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पब्लिक की ज्यादा चलती है, जो हम लोग चुन के भेजते हैं तो वही लोग जो है वो ज्यादा पावर में रहते हैं। फीचर्स क्या है भाई? इसमें फीचर्स क्या होते हैं? देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फीचर्स क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स होता है। देखो नॉमिनल मतलब कहते हैं ना नाम के लिए, तो नाम के लिए प्रेसिडेंट है, नॉमिनल नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट। और रियल जो आप कह सकते हो, रियल हेड जो होता है, हेड ऑफ द स्टेट, आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा, मेजोरिटी पार्टी हमेशा रूल करती है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई मिनोरिटी में कोई पार्टी आई हो तो वो देश के ऊपर राज कर रही हो। जिसके पास भारी बहुमत होगी उस पार्टी की जो है वो सरकार बनती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स की, जो है गवर्नमेंट को रन अप करने में। तो भाई मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर बड़ा बड़ा मैटर करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के पास जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर द चीफ, देखो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर की होती है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर की होती है, ठीक है। अगर डेजुलेशन होता है, अगर लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाता है, मतलब जो जो आपके पास पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, तो अगर वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को अल्टीमेटली इस्तीफा देना ही पड़ता है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरन बॉडी लाइक ब्रिटिश, ब्रिटिश जैसे इंडिया की जो पार्लियामेंट है इतनी सॉवरन नहीं है जैसे ब्रिटिशर पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट हम कह सकते हैं कि कंबाइंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गया और हेड ऑफ द स्टेट हो गया, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है इतना। इंटीग्रेटेड, नेक्स्ट आती है आपकी इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो इंटीग्रेटेड है, आप जाओगे देखो लोअर कोर्ट्स में जाओगे, आप लोअर कोर्ट्स में जाओगे आप, ठीक है, लोअर कोर्ट्स में गए, फिर आप हाई कोर्ट में गए, फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो केस लड़ोगे ना वो एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही केस है भाई। अगर मर्डर करने वाले को फांसी की सजा है तो वो यहाँ कोर्ट भी सुनाएगा, चाहे अब इधर जाओ ये कोर्ट भी सुनाएगा और ये वाला भी। तो आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट होता है। देखो जुडिशरी के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अब ये नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर बोलेगा भाई इसकी फांसी को माफ कर दो, तो वो ऑफिशियली तो नहीं होगा डिक्लेरेशन पे, ठीक है। इंडिया हैज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। अपेक्स बॉडी आपकी सुप्रीम कोर्ट है भाई, ठीक है। आल्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट जुडिशरी बाय एनेबलिंग इंडियन जुडिशरी टू बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इसको अलग किया। देखो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग करके इसको इंडिपेंडेंस रखा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना अपेक्स कोर्ट है भारत का जुडिशियल सिस्टम का। इससे छोटे नीचे नीचे छोटे कोर्ट आ जाते हैं, हाई कोर्ट आ गया स्टेट लेवल पे, ठीक है। अंडर हाई कोर्ट देयर इज अ हिरार्की ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, एक हिरार्की होता है भाई। छोटा कोर्ट, उससे बड़ा कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होता है, फिर आपका जो है वो स्टेट में हाई कोर्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स वगैरह होते हैं, मतलब हिरार्की होता है भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कोर्ट होता है। फेडरल का मतलब क्या हो गया? तो इसके बीच में छोटे छोटे सारे कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली कोई केस होता तो वो उधर ही आता। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, देखो
आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप हाईएस्ट अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ग्रंटर ऑफ फंडामेंटल। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं ग्रंटर ऑफ फंडामेंटल राइट जो सिटीजन्स के लिए हैं, गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंसी। तो बहुत सारे ऐसे संवैधानिक जो है वो लॉज प्रोविजंस बनाए हुए हैं जिससे पता लगता है कि भाई इंडिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं। ठीक है, बात करते हैं अगले फीचर्स की। अगले फीचर्स में आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स अगर हम बात करें तो पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, भारत के संविधान के पार्ट थर्ड में आते हैं, पार्ट थर्ड में आते हैं आपके। ठीक है जी, पार्ट थर्ड में आते हैं। और आज की अगर बात करें तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स ऑफ इंडियन के लिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है भाई, आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो the constitution contain basic principle that every individual is entitled to enjoy certain right as a human being। देखो एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर ना कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो एक आम इंसान को दिए भाई, वो एंजॉय कर सकता है, सर्टन राइट्स का एंजॉय कर सकता है, एंड एंजॉयमेंट ऑफ सच राइट डज नॉट डिपेंड अपॉन विल ऑफ एनी मेजोरिटी में। अब किसी की जो विल्स हैं, ख्वाहिशें हैं, अब ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी कहती है भाई तू ऐसा कर तो ऐसा करेगा, या मिनोरिटी कहती है तुम ऐसा करो या ऐसा करें। तो ये एक अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है, इसको बाय फोर्स नहीं किया जा सकता। मुझे मेरा मेरा फंडामेंटल राइट से मैं मुझे घूमना है, मेरे को मन करता है मैं घूमूं आज, तो मुझे ये नहीं कह सकता कोई भाई कि तू मत, आप अभी मत घूमो भाई, ठीक है आपके लिए सही टाइम नहीं है। तो मेरा मतलब मेरे मेरे पास अधिकार है, मैं घूम सकता हूँ। ठीक है, दैट इज माई बेसिक्स फंडामेंटल राइट्स, माई बेसिक राइट्स विच आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिक राइट जो है वो गिवन है। ठीक है, नो नो मेजोरिटी हैज द राइट टू अब्रोगेट सच राइट्स। तो कोई भी मेजोरिटी हो तो वो अब्रोगेट नहीं कर सकती ये ऐसे राइट्स को। कोई अगर अपनी मजहबी आजादी है, ठीक है, कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ठीक है, तो कोई दूसरा उसको नहीं बोल सकता भाई कि तू क्यों नमाज पढ़ रहा है, तू क्यों जो है वो पूजा कर रहा है। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी है, उसका फंडामेंटल राइट्स है, तो उसको गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम कह सकते हैं कि आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है वो प्रमोट करते हैं। दे ऑपरेट द लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, दे आर जस्टिसेबल। अच्छा ये वाला पॉइंट बाकी जरूरी नहीं है आपको समझना, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ चीजें मतलब थोड़ी सी सीखो और एग्जाम क्वालिफाई करो। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप दुनिया को जानो, फिर एग्जाम खुद क्वालिफाई होते हैं। आप डिटेल में किसी चीज को समझो तो फिर आपको जाके पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में आप इस दुनिया में आए हो तो आपको क्या फायदा होगा। यार स्वर्ण, जस्ट वेट अ सेकंड यार, मेरा ना सिस्टम डेड है और चार्ज भी नहीं कर रहा। उधर लगा जरा। बस लग गया। ओके, नहीं नहीं ठीक है, वो मुझे लगता है उसका। अच्छा देखो यार, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर दैट इज इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। देखो अगर आपके ये फंडामेंटल राइट्स आपको लगता है कि कोई वायलेशंस कर रहा है, ठीक है, अगर कोई वायलेशंस कर रहा है तो ये जस्टिसेबल है, मतलब आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी आजादी आपसे छीनी जा रही है तो आपके पास जो है कोर्ट जो है इसको इन्फोर्स कर सकता है भाई, ठीक है, डायरेक्शन दे सकता है।
फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आता है, जिनको हम डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इज द नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई याद रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था भाई कि जो डीपीएसपी है, नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, दे आर इन्यूमरेटेड, ये पार्ट थर्ड है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो फंडामेंटल राइट्स आपके 14 से लेके जो है 32 तक आ जाते हैं, आर्टिकल 14 से लेके, बट ये आपके 36 से लेके 51 तक आते हैं, तो वो पार्ट थर्ड में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट थर्ड में आते हैं, और ये आपके पार्ट फोर्थ में आते हैं, ठीक है जी, पार्ट फोर्थ में आते हैं, ये चीज याद रखना आपने। तो इन्यूमरेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर इंडिविजुअल और कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू अवर पीपल। देखो सीधी सी बात है, ज्यादा इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी हमारे संविधान में है कि भाई सामाजिक बराबरी। अब देखो अगर ये जैसे उस समय जब ये बनाए गए थे, तो तब उस समय इंडिया इतना स्टेबल नहीं था। तो उस समय ये कहा गया था कि जब इंडिया के पास मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा, तो उस समय हर बंदे को आप जो है वो रोजगार देना, मतलब 100 दिन का रोजगार आपको मनरेगा के थ्रू मिलता ना, आज मनरेगा के थ्रू मिलता आपको, ठीक है, मनरेगा के थ्रू मिलता है। ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, आज ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो विडोज होती हैं उनको सैलरी मिल रही होती है। उसके बाद जो विकलांग लोग हैं उनको जो पैसा मिल रहा होता, तो ये डीपीएसपी में ये सारी चीजें जो मेंशन की गई हैं, जो सोशली जो है इकोनॉमिकली जो है सब लोगों को बराबर किया जाए, तो ये डीपीएसपी में। लेकिन जब ये बनाए गए थे तो तब उस समय ये इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। अच्छा, अगर ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती है तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं कर सकती। आप फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है, ये याद रखना। फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है, बट डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसेबल। आप जो है इनके लिए जो है किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, ये याद रखना। बट ये कि वेलफेयर ऑफ स्टेट्स हो गया, ठीक है, जैसे काउज वगैरह को प्रोटेक्ट करना हो गया, या एग्रीकल्चर फील्ड में किसान लोगों को जो है लोन वगैरह देना, ठीक है, तो मदद करना, तो आप ये पॉइंट है, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। आप इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते भाई, ठीक है, अगर नहीं है तो आप नहीं जा सकते, ठीक है, ये याद रखना। देन आपका आता नेक्स्ट फीचर्स जो आता है वो दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई इतना कुछ एंजॉय कर रहे हो भारत संविधान से, ठीक है, इतना आप लोगों को अधिकार मिल रहे हैं, आप मूवमेंट्स करो भाई, घूमो फिरो एंजॉय करो। भाई तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है, इस देश के अंदर रहने में तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है। तुम्हारा क्या फर्ज है देखो, अगर हम बात करते हैं ये कौन से पार्ट में आती है, ये पेपर में आता है भाई। आपके डीपीएसपी जो है पार्ट फोर्थ में आते हैं, तो ये आपके पार्ट फोर्थ ए में आते हैं, ठीक है, ये याद रखना, पार्ट फोर्थ ए में आते हैं। और आर्टिकल 51 ए में, आर्टिकल 51 ए के अंदर जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। भाई तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है। अच्छा, ये कब किए गए? फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडिड टू और कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसने जो ये रिकमेंडेशन दी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी इंप्लीमेंट की जाए। देखो अगर हम देखें तो जब ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो इंडियंस को करनी थी, लास्ट में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में एक और आया, फंडामेंटल वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी हुई, वो आपकी बच्चे को एजुकेशन देना, ये भी आपकी ड्यूटी है। 14 ईयर्स तक के बच्चे को एजुकेशन देना आपकी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये भी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। ये भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। आप इनके लिए भी जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, अगर कोई आपके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता। देयर इज अ टोटल 11 फंडामेंटल, दो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और एक 86 टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड हुई थी, ठीक है, वो सेम ही आ गई। एंडिंग इन सेक्युलरिज्म। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको मैंने बताया नहीं है क्या, फंडामेंटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है भाई। देखो आपको देश, जिस देश के अंदर रहती है उसका सम्मान करना है भाई, आपसी भाईचारा बना के रखना, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये कब जरूरी हुआ था कि एक्सटर्नल वॉर्स वगैरह होते हैं, लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हम इंडियंस का फर्ज है कि आपसी भाईचारे को मेंटेन रखें,
और देश के अंदर शांति बनाए रखें और अपने तिरंगे की इज्जत करें और अपने देश की इज्जत करें, तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है भाई। इंडियन सेक्युलरिज्म, आपको पता है इंडियंस, इंडिया जो है वो सेक्युलर है, सेक्युलर स्टेट है भाई। यहाँ पे कोई भी जो है रिलीजन जो है स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना, वेस्टर्न कंसेप्ट सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट, ठीक है। तो सेक्युलर है मतलब सब धर्म जो है वो इसके लिए बराबर। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? देखो भाई, यूनिवर्सल जो है अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है आपकी, कि भाई हर जो सिटीजन 18 साल का है वो जो है वो वोट दे सकता है। वो अपनी कोई कास्ट कलर क्रीड नहीं है कि किसी मजहब का है तो वो किसी को चुन नहीं सकता। किसी भी जो 18 साल की ऊपर की उम्र का है तो वो वोट डाल सकता है। अच्छा, पहले हमारी 21 ईयर्स की उम्र के बच्चे वोट डाल सकते थे, ठीक है। आप मुझे बताओ कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो उसको बदला गया था, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है भाई, इंडिया में सिंगल सिटी, हम इंडियंस हैं तो इंडियंस हैं, ठीक है। फेडरल स्टेट जैसी होती है, यूजुअली सिटीजन जो है वो डबल सिटीजन का एंजॉय करते हैं। पहले हमें हमारे पास जो धारा 370 जब हटी नहीं थी उससे पहले हम जो है वो दो दो सिटीजन का, जैसे हम जम्मू कश्मीर के नागरिक भी थे और इंडिया के नागरिक भी थे। अब जो है हम इंडिया के ही नागरिक हैं। तो फेडरल स्टेट्स में क्या होता है, जैसे दो सिटीजनशिप्स होती हैं। जैसे यूएसए की अगर हम बात करें, यूएसए में स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं इनकी, स्टेट्स की अलग नागरिकता है और सेंटर की जो है वो अलग नागरिकता है, ठीक है, इन लोगों को। तो ये लोग जो है डबल सिटीजनशिप का एंजॉय करते हैं। इन इंडिया, इंडिया में सिर्फ एक ही सिंगल सिटीजनशिप है, बस इसके लिए इतना काफी है। अब यहाँ पे दिया हुआ एक्सेप्शनल केस ये पढ़ लेना, ठीक है। कोई बंदा जैसे वो झारखंड का, उत्तरांचल का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, मे बिलोंग टू बट रिमेन वो हिंदुस्तानी ही है भाई पहले में, ठीक है। जितने भी इंडियंस हैं वो सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन द कंट्री करेंगे, एंजॉय ऑल द राइट्स इक्वली इन, जो सारे इंडिया में जो लोग इक्वली एंजॉय करेंगे तो ये लोग भी जो है वो इक्वली एंजॉय ही करेंगे। जो किसी भी दूसरी जगह पे होंगे तो हम सारे इंडियंस हैं भाई, सबको बराबर की जो है वो आजादी है। फिर आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज। भारत के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, ऐसी बॉडीज जिनको जो है बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट बट आल्सो एस्टेब्लिश अ सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडी। ना कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन से गवर्नमेंट के अंदर, बट इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं। तो दे आर envisaged by the constitution as the bulwarks of the democratic system of government in India। अब क्या है, क्या काम करते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, ये इमरजेंसी में काम पहुंच गया मैं। ये देखो, इसमें इंडिपेंडेंट बॉडीज आ गई, जैसे यूपीएससी आ गया, ठीक है। यूपीएससी एक बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ठीक है। उसके बाद एजी हो गया, ऑडिटर जनरल। फिर उसके बाद जो हो गया आपका कैग हो गया, कैग, सीएजी कैग, जो गवर्नमेंट के सारे खर्चों के ऊपर निगरानी रखता है, ठीक है। तो आपका जुडिशरी होगा। तो ये कुछ बॉडीज हैं जिनके ऊपर जो है किसी का कंट्रोल नहीं है भाई, इनके ऊपर कोई सुप्रीम नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट फैसले ले सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज आ गई जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब जुडिशरी अगर मानो कि एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में होगी तो वो अपने सारे नेताओं को बचाएंगे, तो मतलब वो पक्ष तो लेंगे। तो इसीलिए इन बॉडीज को जो है वो इंडिपेंडेंट पावर दे रखी है। अगर हम इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, तो ये अलग फीचर्स था, वैसे लिखा नहीं है इधर। तो इमरजेंसी, तीन तरह की इमरजेंसी भारत के अंदर है, ठीक है। इमरजेंसी काज जो तो जंग की वजह से होती है, एक्सटर्नल अग्रेशन आर आर्मड रिबेलियन। कभी कभी आर्मड रिबेलियन हो जाता है। आर्मड रिबेलियन मतलब कि अपनी आर्मी ही बिगावत करती है, तो ऐसे टाइम पे जो है वो आर्टिकल 352 लगता है आर्टिकल, ठीक है। अगर आपकी इमरजेंसी जो अराइज होती है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, जैसे देश के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने जो है वो लगा के रखी आर्टिकल्स, जो 356, यार ये क्या लिखा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट आर्टिकल 356 लगता है। जैसे जम्मू कश्मीर सही से वर्क नहीं कर पा रहा था तो इसलिए जो है वो इमरजेंसी लगा दी गई और प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया। एक और आर्टिकल है वो अंदर मेंशन नहीं किया गया है,
एक आपकी आती है, तीसरी वाली आती है, लिख लेना, तीसरी वाली आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी क्या आता है वो, आर्टिकल आर्टिकल 360 में आता है। ये इमरजेंसी तब लगती है जब देश के पास पैसा खत्म हो जाता है, तो ये इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 360 इमरजेंसी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लगती है, तो ये याद रखना। बात करते हैं कि नेक्स्ट फीचर जो है हमारे संविधान का, 3 टियर गवर्नमेंट है हमारे पास। 3 टियर गवर्नमेंट क्या है भाई, देखो, अगर हम बात करें, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अ ड्यूअल पॉलिटी एंड कंटेंट प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन पावर ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स की पावर थी। लेकिन इनको लगा भाई कि भाई